तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल आप लोगों से जब लाइव बातचीत हुई और बातचीत करके वास्तव में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अपनापन था आप लोगों के अंदर और बड़ा सुकून मिला। कायदे से जाने की भी इच्छा नहीं थी लेकिन मजबूरी थी, कितनी ही देर लाइव रहते। और आप लोगों से जो सवाल मेरा था कि क्या 2 कहानियाँ लानी चाहिए, एक छोटी एक बड़ी, तो लगभग 90% लोगों ने यही कहा कि हाँ लानी चाहिए। मैं आज भी कमेंट्स पढ़ रहा था तो लगभग लोगों ने यस ही बोला। तो 2-3 दिनों बाद से डेली 2 कहानियाँ आएंगी, क्योंकि 2-3 दिनों बाद ही जो 500 वीडियो का एक टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो 500 वीडियो के पूरे होने की खुशी में, यानी 500 दिनों तक लगातार कहानियाँ सुनाने की वजह से एक तोहफा मेरी तरफ से आपको, और आप लोग प्यार देंगे तो वो तोहफा मुझे मिल जाएगा और यूँ ही समय का भी सदुपयोग हो जाएगा और तमाम चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। तो 2-3 दिनों बाद ही ये तमाम चीज़ें होंगी और ज़रूर होंगी, चूँकि आप लोगों का आदेश है और पूरा सपोर्ट है तो करना ही चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो अक्सर मैंने जितनी कहानियां सुनाई हैं, इन तमाम कहानियों में एक चीज़ होती थी और इस फील्ड की मजबूरी है कि सबसे आगे रहना पड़ता है, नहीं तो लोग देखेंगे क्यों। तो ज़्यादातर नई कहानियाँ सुनाता था, इस वजह से फिर क्या सज़ा मिली, क्या चीज़ें हुई, ये बता नहीं पाता था। इस वजह से कई लोगों के सवाल भी थे कि आखिर हुआ क्या, क्या पनिशमेंट मिली, जेल हुई या फिर कितने साल की सज़ा हुई। इसीलिए अब बता भी नहीं पाता था, थोड़ा सा अफसोस भी होता था। आज लेकिन एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिस कहानी में आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, यानी कहाँ से शुरू हुई ये कहानी और सज़ा क्या मिली। तो पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है महज एक दिन पहले। एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है बुलंदशहर, वहाँ के कोर्ट में एक फ़ैसला होता है। जज साहब फैसला अपना सुनाते हैं। फैसला 3 लोगों के खिलाफ था, तीनों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज था। जज साहब ने पूरी सुनवाई जब सुनी, दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। तो फिर जो जज साहब थे, जिनका नाम था हेमंत कुमार, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो अपराध किया है ये ना केवल एक इंसान का कत्ल कर रहा है, बल्कि एक पूरे रिश्ते, नाते, इंसानियत, भरोसे, इन तमाम चीज़ों का कत्ल कर रहा है। और मारने का तरीका इतना हिंसक था कि उम्र कैद से नीचे कोई सज़ा इनको हो ही नहीं सकती। इतना बोलने के बाद जज साहब ने इन तीनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुना दी और साथ ही 7-7 हज़ार रुपये जुर्माना। अब जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची कि कोर्ट में किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर कौन है और उसने किया क्या था जिस वजह से उसे उम्र कैद मिली। और यहीं से जब लोगों ने पूछताछ शुरू की तो पूरी जो कहानी है पहुँच जाती है साल 2017 में, यानी 7 साल पहले। साल 2017 में इसी बुलंदशहर में एक गांव लगता है, जवा गांव, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। अप्रैल का महीना था। अब अप्रैल के महीने में जो किसानी बैकग्राउंड से संबंध रखते होंगे वो जानते होंगे कि ऐसे टाइम में गेहूं की कटाई होती है। सुबह सुबह अक्सर लोग धूप से बचने के लिए निकल जाते हैं 4 बजे 5 बजे, और निकलने के बाद गेहूँ को काट लेते हैं और जब सूरज चढ़ने लगता है तो लौट आते हैं। तमाम लोग अपने अपने खेतों में जाते हैं। और ऐसे ही 7 तारीख की बात है, यानी 7 अप्रैल साल 2017, एक शख्स था जिसका नाम था योगेंद्र। वो भी अपने घर वालों से कहता है कि वो गेहूँ काटने जा रहा, अक्सर जाया करता था। अब जब योगेंद्र ने ये बात बोली तो माँ बाप ने कहा कि ठीक है चले जाओ। उसके बाद वो गेहूँ काटने चला गया। जो परिवार वाले थे अपने अपने कामों में बिजी हो गए। देखते देखते लगभग 7 बज गए। अब जब 7 बजे और कायदे से अब नाश्ता करने योगेंद्र को आ जाना चाहिए था। इधर जो योगेंद्र की बीबी है मंजू, रास्ता देख रही है कि पति आए कुछ खाए तो मैं कुछ खाऊं। माँ बाप भी इधर सोच रहे हैं कि अब तक आ जाना चाहिए था। देखते देखते 8 बज गए। बहरहाल पिता को लगा कि शायद काम में मन लग गया होगा, अभी सूरज ज़्यादा उगा नहीं है, गर्मी ज़्यादा पड़ नहीं रही, तो काट रहा है तो काटने दो। लेकिन लगभग जब 10 बज गए और योगेंद्र लौट के नहीं आया तो योगेंद्र के जो फादर थे रतनपाल सिंह, उन्हें थोड़ी चिंता हुई। और साथ ही माँ ने कहा कि अब जाओ उसको बुला लाओ, काफ़ी देर हो गई और वो आया नहीं, नाश्ता कर ले तब जाए। तो फिर योगेंद्र के जो फादर थे रतनपाल सिंह खेत की तरफ जाते हैं। जाने के बाद खेत पे पहुंच के आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जैसी ही आवाज़ लगाते हैं ना ही कोई आवाज़ मिलती है, ना ही वहाँ पे योगेंद्र कहीं दिखाई देता है। अब योगेंद्र जब दिखा नहीं तो और परेशान, अब क्या करें। लिहाजा अब इधर उधर खोजना चालू किया। आसपास के तमाम लोग और इकट्ठा हो गए जिनके अगल बगल खेत थे। इकट्ठा होने के बाद अब तमाम लोग खोज रहे हैं। इसी दौरान योगेंद्र के फादर की नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ती है
जिसे देखने के बाद उनके मुंह से चीख निकल जाती है और भागते हुए उस चीज़ की तरफ जाते हैं। दरअसल वहाँ एक खून से लथपथ बॉडी पड़ी थी। जैसे ही बॉडी की तरफ पिता भागते हैं, उसको पलटते हैं, तो वो बॉडी किसी और की नहीं, योगेंद्र की ही थी। पूरे शरीर पे जगह जगह कटने के निशान थे। गर्दन पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। शरीर पे हर ऐसी कोई जगह ही नहीं बची थी जहाँ पे कट न लगा हो। हर एक अंग से खून रिस रहा था। अब ये तमाम चीज़ जब फादर देखते हैं, फौरन चीखने चिल्लाने लगते हैं, दहाड़े मार के रोने लगते हैं। आसपास के तमाम लोग जब उस लाश को देखते हैं, वो भी दहशत में आ जाते हैं। जैसे तैसे करके फादर को हौसला दिया गया, लाश को एक कपड़े से ढका गया। लेकिन जिस हिसाब से लाश की कंडीशन थी, फ़ौरन लग गया था कि ये जो मामला है वो कत्ल का है। अब मामला कत्ल का, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया गया। जो वहाँ की कोतवाली थी वो भी मौके पे पहुँचती है। जहांगीरपुर कोतवाली जब पहुँचती है, पहुँचने के बाद बॉडी कब्जे में लेती है। लेने के बाद जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने पुलिस वालों से लेकर परिवार वालों तक को हैरान कर दिया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि महज एक कट लगा के मारा गया हो या फिर किसी ने गला रेत दिया हो। जिसने भी मारा था बुरी तरीके से तड़पा के मारा था। यानी कोई ऐसा दुश्मन जो शायद कई दिनों से प्लान में था या फिर कई महीनों से फिराक में था कि इसको मारा जाए। और ऐसा तभी होता है जब कोई पुरानी दुश्मनी और बहुत ज़हीन दुश्मनी रही हो। अब पुलिस वाले जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखते हैं कि हर एक अंग पे कट लगाया गया है, साथ ही इसको बुरी तरीके से पहले पीटा गया है, उसके बाद कत्ल किया गया, तो फिर पुलिस वालों को लग गया कि ये जो मामला है दुश्मनी का ही है। लिहाजा पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले फादर से पूछताछ की कि क्या आपको किसी पे डाउट है, किसी पे कोई संदेह है। फादर ने कुछ देर तक सोचा और उसके बाद उसने 3 नाम बताए। कहा कि हाँ, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी कभी दुश्मनी रही है, और उन्होंने कहा भी था कि मेरे बेटे को देख लेंगे। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, उन्हें लगा चलो मामला सॉल्व। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। एक कत्ल का मामला, फादर को 3 लोगों पर शक है, फ़ौरन हम जाएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद फादर से थोड़ी और तो पूछताछ की गई कि आपको क्यों डाउट है। उन्होंने बताया कि बहुत पहले खेत के संबंध में झगड़ा हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि हाँ, हम झगड़े को आगे बढ़ाएंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे। अब पुलिस ने 2-3 चीज़ें देखी। पहला, जो कत्ल हुआ है वो भी खेत पे हुआ है, तो इसका मतलब जिसने कत्ल किया उसे पता था कि जो को मारना है जिसे, वो खेत में आ जाएगा, यानी आसपास का ही कोई है। दूसरा, खेत में ही कत्ल हुआ है, तो जो खेत का मामला है फादर बता रहे हैं, रतनपाल सिंह, उससे थोड़ा बहुत रिलेट भी कर रहा। और तीसरा, कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई मोटिव और कोई ना कोई दुश्मनी तो होगी है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस वालों को भी मानने पे मजबूर कर देती हैं कि कातिल कोई और नहीं, यही 3 लोग हैं जिनको फादर पे डाउट है। अब पिता के कहने पे फिर उन तीनों लोगों को उठाया गया। उठाने के बाद अब इनसे पूछताछ शुरू हुई। अब तीनों पहले इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमने कत्ल किया नहीं, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन पुलिस वाले वैसे कैसे मान लें। उन्होंने तबीयत से पूछताछ करनी शुरू की, थोड़ी ज़बरदस्ती की, थोड़ा जोर लगाया, थोड़ी बहुत मार पिटाई भी की। लेकिन चाहे जितनी पूछताछ कर रहे हैं, चाहे जितनी मार पिटाई कर रहे हैं, जो तीनों है अपने बयान पे कायम। और आमतौर पे ऐसा होता है कि बयान पे कायम हो ना हो, अगर कोई गुनहगार है तो अक्सर कुछ लड़खड़ाहट ज़रूर उसके लहजे में आ जाती है। अब जब कहीं लड़खड़ाहट या फिर कोई ऐसी चीज़ पुलिस वालों को दिखी नहीं, तो पुलिस वालों को लगने लगा कि शायद फादर से भूल हुई है। उनका बेटा गया है तो उन्होंने शक के आधार पर लिखवा दिया, बाकी इसकी ज़्यादा गलती दिखती नहीं है। लिहाजा पुलिस वालों ने अब छोड़ दिया उन तीनों को, और तीनों को छोड़ने के बाद फिर और जांच पड़ताल शुरू की। अब इधर जब जांच पड़ताल शुरू की और आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ की, परिवार वालों से पूछताछ की, कहीं कोई जानकारी ही नहीं। पुलिस वाले परेशान, दिन इधर बीतते जा रहे हैं। तमाम चीज़ें होने लगी और कहीं से जब कोई जानकारी नहीं मिली, और 2-3 चीज़ें पहले से भी क्लियर थी कि हाँ, जो कातिल है वो आसपास का ही है, क्योंकि उसे कैसे पता कि जो योगेंद्र है वो खेत पे गया होगा। तो कहीं से कोई मदद जब मिली नहीं, तो पुलिस वालों ने फिर अब गुपचुप तरीके से परिवार के बारे में पड़ताल करनी शुरू की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार में ही कोई मुखबिर रहा हो जिसने सूचना दे दी हो। नहीं तो इतनी सुबह सुबह वो खेत पे गया है, किसी को कैसे पता। अब पुलिस ने परिवार की कुंडली निकालनी शुरू की, यानी फादर का कैसा नेचर है, बाकी परिवार में जो सदस्य हैं उनका कैसा नेचर है, बीबी का क्या स्वभाव है। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वालों ने निकालनी शुरू की, तो एक सूचना मिली, और सूचना वास्तव में हैरान करने वाली थी।
दरअसल जो मरने वाला योगेंद्र था, उसकी जो बीवी थी मंजू, उसका एक बगल के गांव से जिसका नाम था मनोज, उससे प्रेम प्रसंग था और दोनों अक्सर बातचीत भी किया करते थे और अक्सर एक दूसरे से मिला जुला भी करते थे। अब ये सूचना जब पुलिस वालों को मिली, तब पुलिस वालों ने अपने शक की सुई मंजू के ऊपर घुमाई। मंजू के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि हाँ, ये बात सही है कि मंजू और मनोज एक दूसरे से संबंध में है। तब पुलिस वालों ने एक काम किया। जिस दिन ये कत्ल हुआ था, यानी 7 अप्रैल साल 2017, 9 अप्रैल साल 2017 माफ़ कीजिएगा, उस तारीख की कॉल डिटेल निकलवानी शुरू की, मंजू की भी, योगेंद्र की भी और मनोज की भी। अब जब कॉल डिटेल निकलवाई तो रात को लगभग, कायदे से कहें तो सुबह लगभग 4 या 5 बजे मंजू और मनोज एक दूसरे से बात करते हुए मिले उस कॉल डिटेल में, यानी जिस टाइम ये गया था खेत की तरफ। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी, फ़ौरन शक की सुई घूम गई। फ़ौरन मंजू और मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे तबीयत से पूछताछ की गई तो शुरुआत में तो इन्होंने खूब कहानी घुमाई, लेकिन पुलिस की मार के आगे तो अच्छे टूटते हैं। ये दोनों भी टूटे और टूटने के बाद इन्होंने पूरी कहानी सुना दी और यहीं से कहानी पहुंच जाती है कई महीने पहले। दरअसल कई महीने पहले मंजू और मनोज जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब एक दूसरे को जब पसंद करने लगते हैं तो दोनों में प्यार हुआ, प्यार आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। लेकिन जब बातचीत करने लगे तो कहते हैं ना कि इश्क हो या मुस्क हो, ज़्यादा छुपाया छुपता नहीं है। गांव में कुछ लोगों को भनक लग गई। इधर अक्सर जब योगेंद्र सोया रहता और उठता तो देखता उसकी मोबाइल पे या तो उसके पत्नी की मोबाइल पे हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज आ रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा। तो शुरुआत में उसने इग्नोर किया, लेकिन लगातार वो सो रहा, बीबी जग रही, चैटिंग कर रही। उसे डाउट हुआ, उसने चेक किया तो उसे मनोज का नाम और नंबर दिखाई दिया। अब उसे कहीं ना कहीं यकीन होने लगा कि कुछ तो गलत है। उसने और पता किया तो पता चला हाँ, बात तो सही है। उसके बाद फिर उसने रोकथाम लगानी शुरू की। मंजू को रोका कि अब तुम बात नहीं करोगी, उसे समझाया, कहा कि इससे बदनामी होती। लेकिन इससे पहले कि वो समझा पाता, इससे पहले कि मंजू को समझ पाती, दोनों एक दूसरे के साथ इतना सीरियस हो चुके थे, एक दूसरे के बिना इस कदर रह नहीं सकते थे कि अब पति ही शायद दुश्मन लगने लगा। लगातार जब मनोज को और मंजू को दूर रखने की कोशिश करने लगा योगेंद्र, तो योगेंद्र को हटाने का प्लान बनने लगा और इन दोनों को लग गया कि जब तक ये रहेगा शायद हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। लिहाजा फिर एक खौफनाक प्लान बना और इस प्लान में एक और लड़का जिसका नाम था रुपेश, उसको भी शामिल किया गया। अब ये तीनों लोग शामिल होते हैं। उसके बाद प्लान बनता है कि जब खेत पे ये जाएगा तो मंजू इत्तला करेगी, बाकी हम लोग मार देंगे। प्लान बना 9 तारीख को, 9 अप्रैल साल 2017 को जब योगेंद्र खेत के लिए निकलता है तो जो मंजू है धीरे से मनोज को फ़ोन करके बता देती है और बताने के बाद कहती है कि बस वो खेत पे जाएगा और मामला सुनसान है, घर से और कोई नहीं जा रहा, तो अगर निपटाना है तो आज निपटा दो। मनोज उसी गांव का था। फ़ौरन एक फावड़ा लेके आता है, साथ में अपने दोस्त रुपेश को लेके आता है। रुपेश और मनोज इधर मंजू की मदद से तीनों पहले तो योगेंद्र को मारते पीटते हैं, उसके बाद उसी फावड़े से तब तक उसके ऊपर वार करते हैं जब तक जो योगेंद्र था वो दम नहीं तोड़ देता, जब तक उसकी सांसें टूट नहीं जाती। इधर कत्ल करने के बाद दोनों पहले तो फरार होते हैं, गांव में फिर धीरे धीरे घुलते मिलते हैं और जब ये लाश मिलती है तो गांव वालों के साथ फिर लाश को भी देखने आते हैं। अब ये पूरी कहानी मंजू और मनोज ने जब सुनाई तो सुनाने के बाद अब पहले तो तैयारी शुरू हुई रुपेश को उठाने की, क्योंकि रुपेश दूसरे गाँव का था। पुलिस जाती है, उसकी जाँच पड़ताल करती है, जगह जगह दबिश डालती है और फाइनली रुपेश को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब रुपेश भी गिरफ्तार हो चुका। अब यहाँ से तैयारी शुरू होती है कोर्ट में लड़ाई की। चूँकि कत्ल कबूल लिया वो ठीक है, लेकिन इस्टेब्लिश कैसे करें। तो सबसे पहले इन लोगों से पूछा गया कि वो फावड़ा कहाँ है। तब तक इन लोगों ने फावड़ा वगैरह धुल दिया था, लेकिन फिर फॉरेंसिक की टीम आई। उस फावड़े को बारीकी से जब चेक किया तो उस पर कुछ ब्लड स्टेन मिले, यानी खून के धब्बे जो बहुत माइक्रो में थे। उनको कलेक्ट किया गया, उसको मैच कराया गया योगेंद्र की बॉडी से जो खून रिस रहा था उससे, तो पता चला कि दोनों खून एक है, यानी जो मर्डर वेपन है वो यही फावड़ा है। उसके बाद उस पर जो फिंगरप्रिंट थे उनको लिया गया, उसको मैच कराया गया, तो उस पर मनोज और रुपेश के फिंगरप्रिंट मिले। यहाँ से एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद जो क्राइम सीन है उससे और जो क्राइम टाइम है उस पर मंजू की मौजूदगी मिली। चूँकि मनोज से मंजू कुछ मिनट पहले बात कर रही थी, तो यहाँ से मंजू की भी इन्वॉल्वेंस मिली। तब ये तमाम सबूत जब कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ से आप देखिए कि क्लियर कट था, तमाम चीज़ें हक में थी, पुलिस वालों के भी और ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी 7 सालों तक लंबी पैरवी चली
और अभी ये लोअर कोर्ट का फैसला है। 7 सालों तक जब लंबी पैरवी चली और पुलिस वालों ने अपनी पूरी चार्जशीट बनाई, जो सरकारी वकील था उसने पूरी मशक्क़त की, तो इतनी तमाम चीज़ें, तमाम सबूत, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक, ये तमाम गवाहियाँ जो लोग जानते थे कि इन दोनों प्रेम प्रसंग है, उनको कोर्ट के सामने लाया गया। इसके बावजूद 7 साल बाद फिर फाइनली फैसला आता है और जो जज साहब थे माननीय न्यायाधीश हेमंत कुमार, इन्होंने इन तीनों को दोषी करार दिया और दोषी करार देने के बाद इन तीनों को, यानी मंजू को, मनोज को और रुपेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और साथ ही 7-7 हज़ार रुपये जुर्माना लगा दिया। अब जब ये फैसला आया तो कायदे से पहली बार जो योगेंद्र के फादर थे रतनपाल सिंह, उनके कलेजे में ठंडक पहुंची, क्योंकि पहली बात वो अपने औलाद से भी गए थे, दूसरी अपनी इज्जत से भी गए थे, तीसरी बहू ही कातिल थी। तो सुन के बड़ा अफसोस होता है जब ऐसी चीज़ें होती है और परिवार का ही कोई कातिल निकल जाए तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।